एक किसान था जो अपनी बीवी और छोटे बच्चे के साथ अपने खेत के पास एक छोटे से घर में रहता था। दिन भर खेत पे मेहनत करने के बाद जब वो थका हारा घर आता तो बीवी की मुस्कुराते चेहरे को देख और अपने बच्चे की किलकारियों को सुनकर फिर से उत्साहित हो जाता। एक दिन जब वो खेत से वापस आया तो उसने कहा, अरे देखो तो मैं खेत से क्या लाया हूँ। क्या लाए हो, हम भी तो देखे जरा। जब वह बाहर आई बच्चे के साथ तो एकदम से चौंक गई। बोली, हाय ये क्या है, हम इसका क्या करेंगे, कहाँ मिला ये आपको, कहाँ रखेंगे इसे। हाँ हाँ, कितने सवाल पूछोगी, देखते हैं, मिलकर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। छोटा सा नेवले का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा मुझे, सोचा अपने छोटू के साथ पाल लेंगे, उसका दोस्त बनेगा, साथी बनेगा, भाई ही कह लो। वो सब तो ठीक है, पर ये रहेगा कहाँ, कहाँ रखेंगे इसे। अपने सामने वाले कमरे में रह जाएगा, उसे छोटू के साथ सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तुम बिना चिंता किए छोटू के साथ उसे प्यार देती जाओ, जो भी अच्छी बात सिखाने का मन करे दोनों को ही सिखाती जाओ, देखते हैं थोड़ी दिन कैसे चलता है। बीवी मन में थोड़ी डरी सी थी, पर अपने पति की बात पर विश्वास करने को तैयार हो गई। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते, होते होते एक साल भी चला गया। छोटा नेवला गबरू अब आकार में पूरा बड़ा दिखाई देने लगा और किसान के परिवार का एक अटूट हिस्सा भी बन गया था। वह किसान के बेटे छोटू से भी अच्छी तरह से घुल मिल गया। दोनों में काफी अच्छा लगाव हो गया था। दोनों साथ खेलते, खाते पीते और फिर एक साथ सोने भी लगे थे। किसान की पत्नी का डर भी शांत हो गया था और उसने गबरू को दिल से अपना लिया था। इतना कि अब वो कभी कभी छोटू को घर पे गबरू के भरोसे छोड़कर बाहर जाने लगी थी, कभी खेत पर तो कभी बाजार हो आती। एक दिन ऐसे ही उसे कहीं जरूरी काम से जाना था। वह सुबह से सारा काम निपटाने में लग गई। उसने किसान से कहा कि उसे जाना होगा, तो वह भी बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने गबरू को समझा देना कि उसे छोटू का ख्याल रखना होगा और फिर जाकर आना। पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, दोनों बच्चों को खिलाया और फिर तैयार होते होते गबरू से बोली, गबरू बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम अपने छोटू का ख्याल रखना, ठीक है। गबरू ने ध्यान से माँ की बातें सुनी और तुरंत ही छोटे के पास जाकर बैठ गया। पत्नी गबरू की तरफ देखकर प्यार से मुस्काई और उसके सर को प्यार से सहलाकर अपने काम के लिए निकल पड़ी। उसने घर को ताला लगाया और जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि जल्द ही वापस आ सके। यहाँ गबरू छोटे को तरह तरह की हरकतें करके दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में छोटू हंसते हंसते थककर सो गया। गबरू भी शांति से उसके पास बैठ गया। उसकी भी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कमरे की खुली खिड़की से एक सांप चुपचाप अंदर आ रहा था। गबरू झट से उठकर उस पे झपट पड़ा। सांप भी कोई साधारण सांप ना होकर एक नाग था। वह भी अपना फन निकालकर गबरू को डसने की कोशिश करने लगा। गबरू बड़ी होशियारी से उसके वार से बचता रहा। उसकी फुटकार से बचते बचते वह उसको अलग अलग जगह पे काटता रहा। जब कभी नाग छोटू की तरफ बढ़ने लगता, गबरू उसे अपने नुकीले दांतों से दबोचकर पीछे खींचता। इस तरह काफी देर तक जूझने के बाद गबरू ने नाग को लहूलुहान कर दिया, इतना कि वह धीरे धीरे सुस्त होने लगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छोटू अभी भी शांति से सो रहा था। गबरू भी खुश होकर माँ के आने का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे अपनी बहादुरी का प्रमाण, वह मरा हुआ नाग दिखाकर अभिमान बढ़ा सके। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नाग को काटते काटते उसका मुंह लहू से भर गया है, लाल लाल हो गया है। सिर्फ उसे मार गिराने की वजह से वह बहुत खुश था और इसी खुशी में वह छोटू को प्यार से देखते हुए उसके पास बैठ गया।
थोड़ी ही देर में उसे घर का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। वो लपक कर उठा और दौड़ते हुए दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला और माँ ने उसे देखा, वो चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या हुआ? क्या किया तूने छोटू के साथ? मैंने तुम्हें उसके भाई की तरह पाला, कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया, और तूने मुझे ये दिन दिखाया। मैं उसे तेरे भरोसे छोड़कर गई थी। बेचारा गबरू माँ का यह रूप देखकर बहुत घबरा गया, पर बेजुबान जानवर और कत्ता भी क्या, चुपचाप मार सहता रहा। आखिर माँ बोली, दूर हो जा मेरी नजरों से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे, कभी इस घर में कदम मत रखना। गबरू ने कोशिश की कि माँ को अंदर के कमरे में ले जाए, पर माँ फिर चिल्लाई, अब फिर वहां क्या करने जा रहा है? चल निकल यहाँ से। आखिर गबरू हारा हुआ घर से बाहर चला गया। एक दो बार उसने पीछे मुड़कर भी देखा कि कहीं माँ का विचार बदल गया हो तो वह उसे सच्ची बात दिखा सके, पर माँ का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वह निराश होकर घर से दूर चला गया। तभी माँ को छोटू के रोने की आवाज आई। उसके हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई और वह भागती हुई अंदर के कमरे में गई। वहां का नजारा देखते ही उसे पता चला कि असलियत क्या थी, क्या हुआ था वहां। वह दर्द से रो पड़ी, बिलखती हुई दरवाजे से बाहर भागी कि कहीं गबरू रुका हो तो उसे वापस घर ले आए। पर गबरू ने फिर एक बार माँ की आज्ञा का पालन किया था। वह घर के आसपास कहीं नहीं था। ये बात वह माँ कभी भुला नहीं पाई कि उसने जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो वो जिंदगी में कभी सुधार नहीं पाएगी। तो बच्चों, पूरी बात जाने बिना कभी अपना मत नहीं बनाना या प्रतिक्रिया मत देना। हर साल सावन के महीने में सारे किसानों को खेतों में सांपों का सामना करना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि खेत में कहीं भी सांप दिखाई दे सकता है, जहरीला या बिना जहर वाला, छोटा या बड़ा। सावन में जो बारिश के साथ साथ बीच बीच में हल्की धूप निकलती है, वो सांपों को बहुत सुहाती है, जिसकी वजह से वो धूप में आकर पड़े रहते हैं। अब सावन का महीना आ रहा है, सांपों का मौसम ही कह लो। सच मानो जब भी सांपों का नाम लेता हूँ अपने गबरू की याद आती है। काश गबरू हमारे साथ होता। सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही उस बेजुबान प्यारे जानवर को गलत समझा और जल्दबाजी में उसके साथ अन्याय किया। अब अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं, हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बीवी बोझल मन से उठती है और किसी तरह काम में मन लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही दिनों में सावन की हल्की धूप पानी के बौछारों के बीच से झलकने लगी। किसान सांपों के दर्शन के लिए तैयार रहने लगा। करीब आधा महीना बीत जाने के बाद, अरे इस बार एक भी सांप दिखाई नहीं दिया खेत में या खेत के आसपास भी। सांप थे या नहीं ये भी ध्यान नहीं रहा। क्या तुमने इस बार खेत में कोई सांप देखे? सच पूछो तो मेरा ध्यान ही नहीं था, पर हाँ, एक दिन मुझे एक मरा हुआ सांप खेत के किनारे और एक खेत के बीच में दिखा था। मरे हुए सांप? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद उसके पड़ोसी के 1-2 किसान मिले और उनके बातचीत से पता चला कि अरे इस बार भी हमें कुछ सांप मिले खेत में। कैसे इनसे बचा जाए समझ में नहीं आता। क्या बात करते हो? मेरे खेत में तो कोई जिंदा सांप तो नहीं मिला, पर 2-3 मरे हुए सांप जरूर मिले। अच्छा, ये कैसे हुआ? मैं भी ये सोच के हैरान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले दिन से वो जब खेत पे जाता, विशेष ध्यान रखता कि खेत के चारों ओर उसे इतना कौतूहल हो रहा था कि उसका अंदाजा सही है या नहीं कि वो दोपहर का खाना अपने साथ लेकर खेत पे जाने लगा। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। छठे दिन वो रोज की तरह खेत में अपने खाने का डब्बा खोलकर खाने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे नजर के कोने से लगता है कि खेत के किनारे के पास कुछ छटपटाहट हो रही है।
वो झट से मुड़ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक सांप की किसी के साथ जंग हो रही है। वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो और कोई नहीं, एक नेवला है, अच्छा सा हट्टा कट्टा। उसे देखते ही किसान को लगता है, अगर हमारा गबरू होता तो ऐसा ही होता। थोड़ी ही देर में सांप दम तोड़ देता है और नेवला जाने ही वाला होता है जब किसान झट से पुकारता है, गबरू, ओ गबरू, मेरे बच्चे। धन्य है भाग हमारे जो तुम हमें वापस मिल गए गबरू। तुम्हारी माँ तो खुशी से पागल हो जाएगी तुम्हें देखकर। इस बार हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कभी भी गलती से भी तुम्हें नहीं खोएंगे। पिछली बार के लिए हमें माफ कर देना, ऐसी भूल हम फिर कभी नहीं करेंगे। गबरू भी मालिक से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। जोर से पूंछ हिलाता हुआ मालिक की गोद से हटने का नाम ही नहीं लेता। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा, फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सीधा एक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं, ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो, मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार, अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई,
जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर, चलो ये सामान अब मेरा हुआ। वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहाँ कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू, संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे।
आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है। सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। अब्दुल मेहनत से मिट्टी डाल डाल के खड्डे को भरने लगा। अरे वाह, मैं समझ गया। अब्दुल इतना बुरा भी नहीं है। वो मिट्टी इसलिए फेंक रहा है ताकि मैं ऊपर आ सकूं। मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, मिट्टी झाड़ो ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, मिट्टी झाड़ो ऊपर चढ़ो। तो इस तरह अब्दुल मिट्टी डालता रहा और उधर गोलू अपनी ऊपर से मिट्टी झाड़ कर ऊपर चढ़ता रहा। कम ऑन अब्दुल, और मिट्टी डाल। शाबाश, जल्द ही मैं ऊपर आ जाऊंगा। सारी मिट्टी डाल दूंगा, जल्दी ही खड्डा भर जाएगा और गधा मर जाएगा। सुबह होने वाली है। आज तो सोने नहीं मिला, पर कल चैन से सोऊंगा। अब्दुल मिट्टी डालता रहा, गोलू झाड़ता रहा, चढ़ता रहा। जल्दी ही लगभग पूरा खड्डा भरने आया और गोलू ऊपर पहुंच गया। अब्दुल ने गोलू को देखा और चौंक गया। या खुदा, ये क्या चमत्कार है। इस गधे को मैं मार रहा था, पर ये तो जिंदा निकल आया। हे परवरदिगार, मैं तेरा इशारा समझ गया। तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। फिर अब्दुल गोलू को वापस उसकी गोदाम ले आया और जहां से खोला था वही बांध दिया। गोलू को भी अब्दुल पे तरस आ गया और वो थोड़ा कम रखने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी मुश्किलों को झाड़ के ऊपर चढ़ना सीख ले तो जरूर ऊपर उठ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो।
फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है, कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा के दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना, उसके गले में रानी सा का हार है, मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया।